हाँ जी देवियों सज्जनों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका महाभूत एकेडमी के ऊपर। मैं हूं अभिषेक और हमारे चल रही है क्या राजस्थान का ये अधिनियम नगर पालिका वाला, जो कि हमारे ईओआरओ के पेपर में पार्ट बी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है और इसको अपने प्रॉपर अधिनियम से पढ़ रहे हैं। इस क्लास के बारे में थोड़ी सी मैं डाउट क्लियर कर दूं। ये क्लास एक्चुअली मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका था लेकिन हुई नहीं थी, तो इसमें एनोटेशंस मैंने पहले डाल रखे हैं, यानी कि इसके ऊपर काम मैंने पहले किया हुआ है। जैसे सेक्शन 4 देख रहे हो आप, ये वाला सेक्शन 4 है ना, और जैसे सेक्शन 5 देख रहे हो, इनके ऊपर मैंने रिकॉर्ड कर ली थी पर रिकॉर्ड नहीं हुई। मैं इसको पढ़ा देता हूं, अगर आपको लगे कि दोबारा से नहीं भाई पूरा रिकॉर्ड करो और एक एक चीज दोबारा एनोटेशन में डाल, वो भी हो जाएगा। इस क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा। देखो भाई, आपको सबसे बड़ा डाउट जो एक बार चल रहा है वैकेंसी का, वैकेंसी उसी टाइम पर आएगी जैसा कि अपने पहले डिस्कस हो चुका है। सेम क्वेश्चन मेरे से पूछते रहो, मैं सेम आंसर आपको देता रहूंगा, ठीक है। और दूसरा क्या, इतना उत्तेजित मत हुआ करो हर चीज के लिए कि भी आरपीएससी कैलेंडर में तो वैकेंसी आई नहीं। पहले के आरपीएससी कैलेंडर नहीं निकालती थी, हर साल कैलेंडर आता है, हमेशा कैलेंडर आता है। आरपीएससी कब कैलेंडर नहीं आया, पहले नहीं निकालती थी। और पिछली बार जब कैलेंडर आया था तो उसमें आरएस की भर्ती इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन एकदम से रात को वैकेंसी आई थी, फिर हल्ला बोल हो गया। तो मुझे बताओ कि आप भी उन बच्चों में सो जिनको ऐसे चलना है कि पहले तो वो चिल्लाते हैं वैकेंसी वैकेंसी, वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आने के बाद चलाते हैं पेपर की डेट कि डेट कब आएगी, हाई डेट कब आएगी। डेट आ गई, डेट के बाद हो जाता है कुछ लफड़ा। क्या हो जाता है? कुछ लफड़ा। लफड़ा होने के बाद फिर वो कहते हैं पोस्टपोन पोस्टपोन। ये करना है आपको। तो भाई मेरे भाई, जो इस तरीके में रहता है ना, उसका नहीं होता। आपको एक रफ एंड टफ आइडिया दे दिया यार, अब उसके ज्यादा आरपीएससी ने भी अपने संकेत दे दिए, 2 तारीखें रिजर्व करके छोड़ दिया। वो इतना मत तुम उत्तेजित मत हो यार, वैकेंसी आएगी, अपने टाइम पे आएगी और आने वाली ही है, ठीक है। पर तुम तैयार हो क्या भाई? तुम्हारे रण के लिए, तुम्हारे युद्ध के लिए, तुम्हारे किले के सामने जो फौज है वो आने वाली है। वो आज आए, कल आए, 1 महीने में आएगी जरूर, ठीक है। ये तो तुम्हें पता है। अब तुम उस फौज से लड़ने के तैयार हो क्या? क्या तुम्हारी कैवलरी जो घुड़सवार है वो रेडी है? क्या तुम्हारे जो आर्चर जो तीरंदाज है वो रेडी है? तुम्हारी पस सेना रेडी है? तुम्हारे सारे के सारे जो जनरल कमांडर सब तुमने सेट कर रखे हैं? पूरे के पूरे गुफाएं सुरंगें जो खोदनी थी खोद दी, सारा राशन इकट्ठा कर लिया? जब तो चिल्लाओ कि युद्ध हो जाए अब तो कल। अब वो कल आ गया, मान लो औरंगजेब लेके सेना, क्या कर लोगे? है ना, ऐसे मत करो, तो तेजित मत हो। जो मैंने कहा है, जैसा कहा है, रफ एंड टफ उसके आसपास ही होगा। मेरे को व्यूज नहीं बटोरने, व्यूज बटोरने तो सेम वीडियो मैं भी बहुत सारों की तरह डाल सकता हूं, जो लोग डालते रहते हैं हर दिन सेम वीडियो, हर दिन सेम वीडियो। बहुत बड़ी खुशखबरी, विज्ञप्ति जल्द, आरपीएस से अच्छी खबर, हाय हाय हाय। नहीं, समझ गए? चलो शुरू करते हैं ना। तो सेक्शन नंबर 3 तक हमारी लास्ट क्लास में हो गया था, आगे शुरू करते हैं। देखो भाई, हाँ दूसरी एक और बात, ये पीडीएफ के लिए भाई मैं इंग्लिश की सिर्फ पीडीएफ यूज करता हूं, ठीक है। बाकी एक एक चीज जो मैं यहां पर बताता हूं सारी मैं हिंदी में ही अनुवाद करता हूं आपको। देख लो यहां पर लिखा हुआ है सारा, लगभग चीजें हिंदी में, और जो इंग्लिश में वो अच्छे से समझ में आ रही है। इंग्लिश की मैं 2 वजह से पीडीएफ इस्तेमाल करता हूं। पहला, यार जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो क्या करे, मैं तो समझा भी हिंदी में रहा हूँ, बोल भी हिंदी में रहा हूँ, सारी बात हिंदी में कर रहा हूँ, टर्म्स भी हिंदी में लिख रहा हूँ, तो उसको भी तो अपने को देख के चलना है ना। दूसरा, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैं जब ये पीडीएफ खोलता हूँ तो इस पीडीएफ के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई हैं मेरे से कोई मिस नहीं होनी चाहिए। तुमसे मिस हो जाएगी चल जाएगा, मुझसे मिस होगी सबका नुकसान हो जाएगा। और उस चीज को मैं समझता हूँ, समझने के बाद जितना हो सकता है उतना ज्यादा हिंदी में अनुवाद करता हूँ। तो मैं अनुवाद में कोई दिक्कत आ रही हो प्लीज मुझे बताना, है ना। चले आगे, डन, ओके। सेक्शन नंबर 4, ठीक है, कि पावर टू एग्जेम्प्ट म्युनिसिपल बोर्ड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कि भी हमारी जो ये म्युनिसिपल बोर्ड होते हैं, नगर पालिकाएं जो होती हैं, इन नगर पालिकाओं के ऊपर ये अधिनियम नहीं लगेगा, ऐसा फैसला कौन ले सकता है? तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन आएगा, 2 इसमें से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि नगर पालिकाओं के ऊपर यह अधिनियम नहीं लगेगा, उनको एग्जेम्प्ट करने की शक्ति ये कौन से सेक्शन में दी गई है? तो तुम आंसर क्या टाइप करोगे अपना? 4। दूसरा तुमसे पूछ सकते हैं, ये शक्ति है किसके हाथ में कि वो नगर पालिका को छूट दे सकता है कि उसके ऊपर अधिनियम नहीं लगे? तो भैया राज्य सरकार। इधर मैं लिख रखा है कि छूट दे सकती है राज्य सरकार, छूट दे सकती है राज्य सरकार कि भी तुम्हारे ऊपर छूट है, टेंशन मत लो तुम, तुम्हारे ऊपर ये नगर पालिका के ऊपर ये अधिनियम नहीं लगेगा। हम सेक्शन 4 का इस्तेमाल करके ऐसा ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो मुझे बात बताओ भाई, अगर ये अधिनियम नहीं लगेगा तो कुछ तो लगेगा कि बिल्कुल लगेगा साहब। क्या लगेगा? रूल्स लगेंगे, नियम बनाए जाएंगे उन नगर पालिकाओं से रिलेटेड। और नियम कौन बनाएगा? जिसने अधिनियम नहीं लगने दिया। तो ओवरऑल मोटी मोटी बात यह है कि ऐसी कोई भी नगर पालिका अगर है उसके ऊपर अपने कोई अधिनियम नहीं लगाना, तो यह शक्ति सेक्शन 4 में राज्य सरकार के पास है। और अगर राज्य सरकार यह अधिनियम नहीं लगाती, एग्जेम्प्ट कर देती उस नगर पालिका को, तो उसके रिगार्डिंग जो रूल्स है वह भी स्वयं ही बनाती है। चल सकते हैं मित्रों? चलो अब ये देखो, अब अपने को पढ़ना है स्थापना और निर्माण म्युनिसिपैलिटीज का। ये हमारा सेक्शन नंबर 5 ये रहा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन, यानी कि स्थापना और निर्माण, कि कैसे एक म्युनिसिपैलिटी की स्थापना होती है और कैसे उनका निर्माण किया जाता है। चलो, आप सब ये जानते हो कि हमारे पास 3 प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती है भाई? एक तो होती है हमारे पास पालिका, एक कौन सी होती है? पालिका। दूसरी कौन सी होती है? परिषद,
और तीसरी कौन सी होती है? निगम। इंग्लिश में इनको अनुवाद करूं तो म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, आप जो बनोगे ईओ वो इस पालिका के अंदर जाके बनोगे। फिर इसके बाद आप परिषद भी आओगे और थोड़ा ठीक ठाक आपका सामाजिक और पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर ठीक रहा तो आप शायद निगम में भी चले जाओ, पर मुश्किल ही होता है निगम में तो। चलो कोई ना। हाँ, तो हमें क्या करना है? इन पालिकाओं की, परिषदों की और निगमों की स्थापना करनी है। देखो, जो भी कोई एक छोटा सा ट्रांजिशनल एरिया होगा, जो भी छोटा सा कोई ट्रांजिशनल एरिया होगा, उस ट्रांजिशनल एरिया में हमारी क्या बनाई जाएगी? पालिका बनाई जाएगी। तो आपको जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि हमारे पालिकाओं का निर्माण कहां किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ट्रांजिशनल एरिया में किया जाता है। जब पालिकाएं यानी कि हमारे म्युनिसिपल बोर्ड, जो पालिका हमारी है वो ट्रांजिशनल एरिया में बनाई जा रही है, तो भैया हमारी जो म्युनिसिपल काउंसिल यानी परिषद है वो कहां बनाई जाएगी? तो सब वो बनाई जाती है छोटे अर्बन एरिया में। कौन सा? स्मॉल अर्बन एरिया, स्मॉल अर्बन एरिया। और जैसे ये स्मॉल अर्बन एरिया में बनाई है वैसे निगम बनाई जाती है लार्ज अर्बन एरिया में। कहां पर? लार्ज अर्बन एरिया में। तो लो जी, आपको तो बिल्कुल ही कट छोट कर दिया हमने। ये लो, तो आपको यूं पूछ ले कि निगम का निर्माण कहां किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन हो ट्रांजिशनल एरिया में, किसी भी एरिया में, छोटे अर्बन एरिया में, बड़े अर्बन एरिया में। तो क्या लिख के आओगे भैया? बड़े अर्बन एरिया में। तुमसे पूछ ले परिषद का निर्माण कहां किया जाता है, छोटे अर्बन एरिया में, बड़े अर्बन एरिया में, ट्रांजिशनल एरिया में, या फिर किसी भी एरिया में, तो बोलोगे छोटे अर्बन एरिया में। वैसे ही पालिकाओं को कहां किया जाता है, तो भैया ट्रांजिशनल एरिया में। ठीक है, अब ये तो तीनों के लिए पॉइंट अलग अलग थे कि ये ट्रांजिशनल एरिया का हो गया, ये स्मॉल अर्बन एरिया हो गया, लार्ज अर्बन एरिया हो गया। अब तीनों के लिए कॉमन पॉइंट क्या है, उसके लिए इधर बाइनरी साइड में आ जाओ। देखो, जो तीनों हमारी बॉडीज हैं उनको हम किस नाम से जानेंगे? उसी नाम से जानेंगे जो कि बॉडी कॉर्पोरेट का नाम है, यानी कि एक कॉर्पोरेट बॉडी बनाई जाएगी इसको। दूसरा, ये जो कॉर्पोरेट बॉडी होगी, यहां पर देखो वर्ड लिखा हुआ SUE। सू का मतलब होता है केस करना। क्या करना? केस करना। कि भी ये तीनों बॉडी हैं, इनके ऊपर म्युनिसिपल जो इनकी नाम है उसके नाम से केस हो सकता है। अगर इनको किसी के ऊपर केस करना है तो भी उनके नाम से होगा। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम अभिषेक सिंघल है, ठीक है, मुझे नगर पालिका हनुमानगढ़ के ऊपर केस करना है, तो केस कैसे होगा? अभिषेक सिंघल वर्सेस नगर पालिका हनुमानगढ़। क्यों? क्योंकि वह नगर पालिका जो है वो इस सेक्शन नंबर 5 के तहत एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके ऊपर केस झेलने की और केस करने की दोनों शक्तियां हैं, प्लस उसकी एक कॉमन सील होती है। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट, ये केस करना और केस हो जाना और एक कॉमन सील, ये तीनों में होती है। चाहे वो म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, यानी कि चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नगर परिषद हो। और नगर पालिका कहां बनती है? ट्रांजिशनल एरिया में। नगर परिषद कहां बनती है? छोटे अर्बन एरिया में। नगर निगम कहां बनती है? बड़े अर्बन एरिया में। ठीक है, अब नगर पालिका जनरली वहां बनाई जाती है जहां पर हमारी जो जनसंख्या होती है वो 20,000 से लेकर 1 लाख तक की होती है। नगर पालिका कहां बनाई जाती है? जनसंख्या कितनी होती है? 20,000 से 1 लाख। नगर परिषद कहां बनाई जाती है? छोटे अर्बन एरिया वाली, जहां पर हमारी जनसंख्या 1 लाख से लेकर 5 लाख तक होती है। बड़ी कहां बनाई जाती है? नगर निगम जिसको हम कहते हैं, जो कि जयपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, वो होती है 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या होती है, वहां के लिए नगर निगम बनाई जाती है। तो इसको समराइज कर दूं मैं। हम यहाँ 5 के अंदर पढ़ रहे हैं कि हमारे 3 बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं। एक तो होती है पालिका, एक होती है परिषद, एक होती है निगम। पालिका बनती है ट्रांजिशनल एरिया में, परिषद बनती है छोटे अर्बन एरिया में, निगम बनती है बड़े अर्बन एरिया में। यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद तीनों की अपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, यानी अपने नाम से जानी जाती हैं। तीनों की अपनी कॉमन सील होती है और तीनों की तीनों हमारी केस कर सकते हैं, उनके ऊपर केस हो भी सकता है। यहां तो कोई दिक्कत? चलो आ जाओ। अब इसके आगे देखो प्रोवाइडेड लिखा हुआ है। क्या कहता है प्रोवाइडेड? कि अगर एक म्युनिसिपैलिटी सेक्शन के अंडर वो बढ़ाई नहीं, मे बी नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड इन द अर्बन एरिया एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नर मे हैविंग रिगार्ड टू द साइज ऑफ द एरिया, म्युनिसिपल सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड और प्रपोज्ड टू बी प्रपोज्ड बाय एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप। अब इसका कुछ भी मतलब नहीं है। अगर किसी भी जगह को जहां पर नगर पालिका चल रही है, ठीक है, उसको माननीय राज्यपाल के द्वारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर दिया जाता है? इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो उस जगह पर इस नगर पालिका के नियम नहीं लगेंगे। ठीक है, पहली बात तो स्थापना ही नहीं कर दी जाएगी, और कर दी जा रही है तो वहां पर नियम इसके नहीं लगेंगे। अब आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि भैया किसी भी एरिया को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? तो इसका आंसर सीधा सीधा रहेगा माननीय राज्यपाल जी के पास। समझ गए कि वैसे तो हर एरिया में हमारी म्युनिसिपैलिटी होगी, लेकिन अगर किसी एरिया को माननीय राज्यपाल जी के द्वारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर दिया गया है, तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने के बाद उस एरिया में नगर पालिका नहीं बनाई जाएगी। चलें आगे। चलो आगे क्या क्या हुआ है? आगे ये कहा हुआ है कि हमारी जिस भी जगह पर
ऐसी मान लो कोई भी जगह है जहां पर नगर पालिका काम कर रही है, नगर निगम में काम कर रही है, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी कोई भी जगह के ऊपर अगर वहां पर ऐसी कोई भी चीजें जो कि कल्चरल यानी कि इतिहास से बहुत जरूरी है, कला और संस्कृति से बहुत है, पर्यटनों से बहुत भरी हुई है, तो ऐसी जगह पर हम क्या करेंगे, एक नगर पालिका के साथ साथ चाहें तो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बना सकते हैं। चाहे तो नगर पालिकाओं के साथ बना सकते हैं, चाहे तो बिना नगर पालिका को बनाए हुए भी बना सकते हैं। क्या हमारे यहां पर कोई भी ऐसी डेवलपमेंट अथॉरिटी है क्या? बिल्कुल है भाई साहब। जोधपुर में भी हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जयपुर में भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अजमेर भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और ये तीनों डेवलपमेंट अथॉरिटी नगर पालिका के साथ साथ काम करती है। जयपुर वाले आप जानते होंगे जेडीए। अब आपको यह भी पता लग गया होगा कि वो क्यों बनाई गई है। वो भाई साहब इसलिए बनाई गई क्योंकि जयपुर में हमारे इतिहास से रिलेटेड यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड, कल्चर यानी कि कला से रिलेटेड, और टूरिस्ट यानी पर्यटन से रिलेटेड ऐसी चीजें हैं। तो राज्य सरकार ने क्या कर दिया, उनको संभालने के लिए नगर पालिकाओं के साथ साथ एक हमें डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बना के दे दी है। यहां तक भाई किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या, ऊंची नीची टीटी बीटी नीटी बीटी कैसी भी समस्या है, प्लीज मेरे को बताना, और मेरे को एक सेकंड के लिए एक्सक्यूज करना, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है यार। जस्ट ए सेकेंड। तो इतना आप देखो इसको कि भी ऐसा कोई भी एरिया जहां पर हिस्ट्री, कल्चर और टूरिस्ट की एक साथ जगह होती हैं, वहां पर नगर पालिकाओं के अलावा या फिर नगर पालिकाओं को साथ साथ एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी जाती है। और कौन बनाएगा भाई साहब? राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, एक सेकेंड। चलो, अब हमने क्या कर लिया, इस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा? इस सेक्शन में हमने पढ़ा स्थापना और निर्माण नगर पालिकाओं का कैसे होता है। अगला सेक्शन जो 6 है, इसमें हम बोलेंगे नगर पालिका की संरचना कैसे होती है। यानी कि एक नगर पालिका जो है उसमें वार्ड होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कितने होंगे, वार्ड में जो जीतेगा उसको क्या कहेंगे, फलाना ढिमकाना, सारा हम इसके अंदर बात करेंगे। कौन अध्यक्ष होगा, नहीं होगा, उपाध्यक्ष होगा, वो सारी बातें कंपोजिशन के अंदर आती है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भैया जो सेक्शन नंबर 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के पीओवी से तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, आओ देखते हैं। देखो भाई, इसने एक बात कहा है कि म्युनिसिपैलिटी की जो सारी की सारी सीटें हैं, म्युनिसिपैलिटी की जो सारी की सारी सीटें हैं, उनको एक व्यक्ति के द्वारा चुना जाएगा। उसके अंदर जिस व्यक्ति का इलेक्शन जो होगा वो डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट इलेक्शन समझते हो आप, जिसमें जनता जाके वोट करती है सीधा। आप राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है जैसे प्रेसिडेंट का, मुझे बताओ क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है क्या? नहीं साहब, उसका इनडायरेक्ट होता है। क्यों? हमारे चुने हुए नुमाइंदे उसको वोट करते हैं, एमएलए और एमपीज। क्या एमएलए का इलेक्शन डायरेक्ट होता है क्या? बिल्कुल वैसे डायरेक्ट होता है, हम सीधा वोट करते हैं। वैसे ही एक म्युनिसिपैलिटी जो होगी उसको छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया जाएगा। कैसे एरिया में? छोटे छोटे एरिया में, छोटे छोटे एरिया में बांट के उसको कह देंगे ये भैया एक व्यक्ति का चुनावी क्षेत्र है। ठीक है साहब। तो चुनावी क्षेत्र को इंग्लिश में हम कुछ कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं भाई साहब। चुनावी क्षेत्र को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक व्यक्ति की। ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को किसी नाम से जाना जाएगा क्या? बिल्कुल भाई साहब, वार्ड के नाम से जाना जाएगा। क्या वार्ड में व्यक्ति खड़ा होगा चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल होगा भाई साहब। क्या उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? पार्षद, मेंबर ऑफ वार्ड। वही बोला इन्होंने कि सारी के सारे जो म्युनिसिपैलिटीज है उनको वार्डों में बांटा जाएगा। वार्डों में बांट के वहां पर लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव होगा डायरेक्ट इलेक्शन से, जो जीतेगा उसको पार्षद कह देंगे। और कम से कम हमारे पास 13 वार्ड तो होने ही चाहिए। अगर 13 वार्ड नहीं है तो वहां पर वो इसके कम नहीं कर सकते कि 12 वार्ड बना दिया, 11 बना दिया ना, होता ऐसा कहीं नहीं है। कम से कम 13 से तो बहुत ज्यादा होते हैं, पर कम से कम 13 वार्ड तो कहीं पर होने ही चाहिए अगर म्युनिसिपैलिटी स्थापित करके वार्ड बना के वहां पर चुनाव लड़ने हैं तो। अब मुझे नहीं लगता यहां पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी। आ जाओ, अब देखो हमारे यहां पर बोला कि एक लोग तो वो हो गए जो हमारे वार्ड में वहां पर चुनाव जीत के आए हैं, जो पार्षद हो गए हमारे। उसके साथ साथ कुछ और लोग भी होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व होता है हमारी नगर पालिकाओं के अंदर, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे वो नगर निगम हो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व होता है। अब ये कौन लोग होते हैं हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आते हैं हमारे विधायक जी, विधायक जी। ठीक है, एक पर्टिकुलर विधायक जी जो है, एमएलए जो है, उन एमएलए की जो चुनावी क्षेत्र यानी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर थोड़ा सा भी नगर पालिका का हिस्सा आ रहा है या फिर पूरी की पूरी नगर पालिका आ रही है, तब उस नगर पालिका के वो प्रतिनिधित्व मेंबर मानने जाएंगे। जैसे कि यह क्षेत्र है, मान लो जयपुर, क्या है? जयपुर।
अब जयपुर के यहां पर एक एमएलए साहब है, एमएलए नंबर 1, इस एरिया में एक म्युनिसिपैलिटी आ रही है, ठीक है, और इस एरिया में भी एक म्युनिसिपैलिटी थोड़ी सी यहां भी आ रही है। तो ये दोनों जो नगर पालिका हैं, दोनों के प्रतिनिधित्व मेंबर हमारे एमएलए माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें लिखा हुआ भाई साहब कि अगर एमएलए के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नगर पालिका आ गई तो उसका वो प्रतिनिधित्व मेंबर माना जाएगा। उसके बाद कुछ मेंबर और होते हैं जो कि सरकार के द्वारा वहां पर नियुक्त किए जाते हैं पर्टिकुलर जगहों के ऊपर, ठीक है। ये नंबर जो था वो पहले अलग था, अब अलग हो गया। नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, राज्य सरकार करती है। पहले कितने थे? पहले थे भाई साहब 4 और 5 और 6, यानी कि नगर पालिका में तो 4 थे, परिषद में 5 थे, निगम में 6 थे। लेकिन अब इनका जो नंबर है वो बढ़ गया है। अब पालिका में 6 हो गए हैं, परिषद में 8 हो गए हैं और निगम में 12 हो गए। पहले कितने थे? 4 5 6, अब कितने हो गए? 6 8 और 12, ठीक है, यही बोला हुआ है इसके अंदर। चलो, अब इन्होंने बोला कि जो भी प्रावधान हमारे सेक्शन नंबर 24 में दे रखे हैं, जो भी प्रावधान हमारे सेक्शन नंबर 35 पे दे रखे हैं, वो उन सभी लोगों पे लगेंगे जो वहां पर प्रतिनिधित्व के सहारे गए हैं, चुन के नहीं गए हैं, यानी कि वहां पर नॉमिनेट किए गए हैं। और हम तक अब 2 ही लोग अब तक ऐसे पढ़ के आए जो नॉमिनेट किए गए हैं, एक तो हमारे विधायक जी, दूसरे हमारे वो 6 8 और 12 लोग। तो उन्होंने बोला कि उनके ऊपर सेक्शन नंबर 24 और सेक्शन नंबर 35 दोनों लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि मेरे भाइयों ये सेक्शन नंबर 24 और 35 है क्या? तो 24 का तो देखो बर्खास्त करना, यानी कि डिस्क्वालीफाई करना, और 35 में प्रॉपर डिस्क्वालिफिकेशंस के इसके बिना कोई व्यक्ति बन नहीं सकता। तो ये 24 और 35 दोनों के दोनों हमारे प्रतिनिधित्व वाले जो भी लोग हैं उनके ऊपर लगेंगे। और हम ये जानते हैं कि हमारे प्रतिनिधित्व वाले कौन 2 लोग हैं, एक तो हमारे विधायक जी हैं और दूसरे हमारे 6 8 और 12 लोग हैं। 6 किस में है? पालिकाओं में। 8 किस में है? परिषदों में। 12 किस में है? निगमों में। आगे चल सकते हैं? चलो, दूसरा पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने बोला कि नगर पालिका के अंदर राज्य सरकार ने 6 लोग वहां पर नॉमिनेट करके भेज दिए, तो ये हमें पॉइंट ये बताता है कि जिन 6 लोगों को नॉमिनेट करके भेजा है राज्य सरकार ने, उन नॉमिनेटेड मेंबर्स को वापस बुलाने की शक्ति भी राज्य सरकार के पास। अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे ना, कि स्पेशल नॉलेज नाम की है पर कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो उनको कह देंगे भैया तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा वह काम बहुत हो गया, इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो राज्य सरकार के पास शक्ति होती है, क्या होती है? शक्ति होती है कि विड्रॉ कराने की किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर को, कि राज्य सरकार नॉमिनेटेड मेंबर को वापस भी बुला सकती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो, अब तीसरा पॉइंट पढ़ो। एक नॉमिनेटेड मेंबर जो होता है उसके पास राइट टू वोट नहीं होता है, उसके पास राइट टू वोट नहीं होता है, उसके पास राइट टू वोट नहीं होता। राइट टू वोट सिर्फ उसी व्यक्ति के पास होगा जो चुन के वहां पर गया, जो कि पार्षद होता है। नॉमिनेटेड मेंबर जो प्रतिनिधित्व से गए हैं, ये 6 8 और 12, ये हमारे विधायक जी, दोनों के पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। अब तक तो इन्होंने इतनी बात कही है, आगे सुनना अभी कि पूरी बात खत्म नहीं हुई है। कि हमने यहां पर तीसरे पॉइंट में क्या बोला कि जो भी प्रतिनिधित्व से गया उसके पास वोटिंग अधिकार नहीं होता। अब आगे आ जाओ, ये देखो, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि कौन हो गए? हमारे सांसद जी, एमपी। और दूसरा, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके भी वहां पर जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, ठीक है, जो भी म्युनिसिपल काउंसिल होगी, उस कॉर्पोरेशन और काउंसिल के अंदर वो क्या होंगे? एक प्रतिनिधित्व मेंबर होंगे। अब ये कैसे समझाता हूं मैं आपको, देखो, हमने 2 लोगों के बारे में पढ़ा, एक तो हमारे विधायक जी और एक हमारे सांसद जी। विधायक जी तो चाहे हो भाई साहब पालिका, ठीक है, और चाहे हो हमारी परिषद, और चाहे हो हमारी निगम, इन तीनों के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते हैं। लेकिन सांसद जी सिर्फ और सिर्फ परिषद यानी कि काउंसिल और हमारी निगम यानी कि कॉर्पोरेशन, इन 2 के अंदर ही नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते हैं। कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है, ठीक है। तो विधायक जी तो तीनों के अंदर प्रतिनिधित्व होगा उनका, लेकिन सांसद जी का 2 के अंदर ही होगा। कौन सी 2 होगी हमारी? यहां साफ साफ लिखी हुई है, एक तो भैया म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है, और एक हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर परिषद और नगर निगम। इन दोनों के अंदर वो हमारे उनका प्रतिनिधित्व होगा। चलो भाई, अब इन्होंने क्या बोला है कि प्रोवाइडेड दैट द मेंबर रेफर्ड इन सब क्लोज 1 ऑफ क्लोज ए। अब सब क्लोज 1 ऑफ क्लोज ए में किसकी बात हुई है भैया? विधायक जी की। किसकी? विधायक जी की। कि मेंबर जो सब क्लोज 1 के क्लोज ए में है उनके पास राइट टू वोट आ गया। ये लो भाई, यहां कर देना रहता भाई। एक साइड तो आप बोल रहे हो कोई भी प्रतिनिधित्व वाला मेंबर जो होगा उसके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, और हम ये जानते हैं कि हमारे विधायक जी होते हैं प्रतिनिधित्व वाले मेंबर होते हैं, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है देखो। लेकिन बाद में इन्होंने प्रोवाइडेड डाल के ये बोल दिया कि विधायक जी को वोट करने का अधिकार होगा, चाहे वो बोर्ड में करे, चाहे काउंसिल में करे या कॉर्पोरेशन में करे, ठीक है। और जो व्यक्ति हमारे बी में बताए गए हैं, अब बी में हमारे कौन बताए गए हैं? सांसद जी, सांसद जी, एमपी साहब। तो एमपी साहब के पास भी राइट टू वोट होगा, समझ गए?
चलो, हमने ये बात करी कि सरकार यहां पर वार्डों में वार्डों में हमारी म्युनिसिपैलिटी को बांट देगी। वार्ड में से एक व्यक्ति पार्षद खड़ा होगा, पार्षद को डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव कराया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहां पर चाहे पालिका हो, चाहे परिषद, चाहे निगम, उनमें कुछ प्रतिनिधित्व वाले मेंबर भी होंगे। एमएलए साहब की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर चाहे पालिका आ रही है, चाहे परिषद, चाहे निगम, उनके अंदर उनका प्रतिनिधित्व होगा। सांसद जी के सिर्फ दो ही जगह प्रतिनिधित्व होगा, परिषद और निगम, पालिका में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसमें एक बात बोल दी थी कि जो भी प्रतिनिधित्व वाला मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर है, उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। लेकिन बाद में प्रोवाइड डाल के यह बोल दिया कि एमएलए को और एमपी को, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर है, फिर भी उनके पास वोटिंग का अधिकार होगा। आज आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, क्या एमएलए और एमपी के पास नगर पालिकाओं में वोटिंग का अधिकार है क्या? तो भाई साहब, आंख बंद करके, आपके भाई पे विश्वास करके हाँ कराना बिल्कुल होता है। राइट टू वोट है, किसके पास है? एमएलए साहब के पास भी है और हमारे सांसद जी के पास भी है। एज सिंपल एज दैट, एज गुड एज दैट। आपको ज्यादा दिमाग इसके अंदर नहीं लगाना है। चलें आगे, चलो अब सुनो, इन्होंने प्रोवाइडेड में आगे क्या बोला कि जो हमारे एमएलए यानी कि क्लोज ए वाले एमएलए और क्लोज बी वाले एमपी हैं, उनके ऊपर सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेंगी, जो इस एक्ट के अंदर एक व्यक्ति पर लगाई जाती है। मान लो एक व्यक्ति को यूं बोल दिया कि अगर कोई व्यक्ति मान लो जैसे बोल दिया कि 24 साल की एक डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो 24 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, वो सबके ऊपर लगेगी। किसके ऊपर नहीं लगेगी? ना तो विधायक जी के ऊपर लगेगी और ना ही सांसद जी के ऊपर लगेगी। ये डिस्क्वालिफिकेशन कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। ये बाकी जो चुन के लोग जा रहे हैं उनके ऊपर लगेगी, हमारे विधायक जी, सांसद जी के ऊपर नहीं लगेगी। चलो भाई, अब देखो इस पॉइंट पर आओ, 2 पर। ये क्या लिखता है कि जैसे ही सेंसस के बाद राज्य सरकार म्युनिसिपैलिटी को सीटों की संख्या को बढ़ा सकती है जनसंख्या के आधार पर। जैसे ही हमारा सेंसस होता है, अब सेंसस के बाद जनसंख्या बढ़ गई, तो मेरे भाइयों जब जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने के बाद आज मान लो एक जगह थी, इस जगह को हमने 15 वार्ड के अंदर बांट दिया सरकार ने, ठीक है। अब तक तो इसकी जनसंख्या थी 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। तो 1 लाख होने के बाद इनको 15 वार्ड में बांट दिया, लेकिन अब इसकी जनसंख्या होगी अगले सेंसस में 2 लाख। तो वार्ड भी तो बढ़ाने पड़ेंगे ना, फिर इसको 30 वार्ड में कर देंगे। बस यही बोला इन्होंने कि जैसे ही हमारा सेंसस आया तो जनसंख्या के आधार पर सरकार चाहे तो सीटों की संख्या को बढ़ा भी सकती है, क्योंकि सीटें कितनी होंगी जितने वार्ड होंगे। चले आगे, चलो साहब, चलो अब इनका यह कहना है, इसके लिए इसको मत पढ़ना, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इसे हिंदी में जो लिखा हुआ है इधर आ जाओ, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी की सारी सीटें फिक्स करते समय राज्य सरकार बताएगी कि जनरल सीट कौन सी है, ठीक है, एससी की सीट कौन सी है, एसटी की सीट कौन सी है, ओबीसी की सीट कौन सी है और महिला की सीट कौन सी है। जैसे म्युनिसिपैलिटी ने वार्डों में बांटा, ये मान लो फॉर एग्जांपल ये उन्होंने यहां पर बनाया इसको, और यहां पर बनाने के बाद ये वार्डों में बांट दिया इसको, ठीक है, ये बट गया हमारे वार्डों में। अब वो बता देगी कि भैया ये सीट से तो एससी की सीट है, और ये सब एसटी की सीट है, ये सब और ये जनरल की सीट है, और ये वाली ये ओबीसी की सीट है, और उनमें से 1, 2 और 3 ये सारी महिला की सीट है। ये कब बताएगी? जब सरकार वार्ड में बांटती है। इतनी सी बात यहां पर लगी, इतनी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, इसके अंदर एक और बात है कि जो भी सीटें रिजर्व की जाएंगी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए की जाए, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए की जाए। किन की बात हो रही है? सिर्फ शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब्स की। कि मैंने आपको बोला ना कि सरकार जैसे ही बांटती है तो फिर इनके लिए सीटें रिजर्व करती है, कि जो भी सीटें इनके लिए रिजर्व की गई हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए की जाए, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए की जाए, वो सीटें जो होंगी वो उनकी जनसंख्या के आधार पर ही फिक्स की जाएंगी। तो यानी कि एससी एसटी का रिजर्वेशन, आरक्षण जनसंख्या किस पर? जनसंख्या के आधार पर होगा। एसटी एसटी का रिजर्वेशन जनसंख्या के आधार पर होगा। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एससी एसटी का रिजर्वेशन कैसे होगा? जनसंख्या के आधार पर उनका रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो भाई साहब ओबीसी को कितना देंगे? तो साहब ओबीसी का फिक्स कर रखा है 21%। तो अगर सीटें रिजर्व करती है सरकार तो एससी एसटी की कितनी रिजर्व करेंगी? जितनी साहब उनकी जनसंख्या है। और ओबीसी की कितनी करेंगी? जितनी साहब इनकी 21% है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चल सकते हैं। चलो, ये लो 21% वाली बात यहां लिखी हुई है। यहां तो कोई दिक्कत? चलो, अब इन्होंने ये बोला है कि एटलीस्ट 1 सीट शैल बी रिजर्व फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन एवरी म्युनिसिपैलिटी, जहां पर एससी और एसटी का रिजर्वेशन जो है वो 70% तक है। अगर मान लो किसी ना किसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर एससी एसटी का रिजर्वेशन, एससी एसटी की पॉपुलेशन, सॉरी रिजर्वेशन की पॉपुलेशन, जनसंख्या 70% है, तो वहां पर कम से कम एक ओबीसी की सीट तो होनी ही चाहिए। बात ध्यान रखना, ये मान लो ये म्युनिसिपैलिटी है, ये क्षेत्र है। अब यहां पर जो जनसंख्या है वो 70% जो है, एक सेकेंड है ना,
70% जो जनसंख्या है वो एससी और एसटी की है। अगर ऐसी कोई स्थिति आ गई तो वहां पर कम से कम एक सीट ओबीसी की रिजर्व होगी। लेकिन ये कम से कम वाला क्राइटेरिया कब लगेगा? जब जनसंख्या 70% होगी। ठीक है, अब सुन लो एक और बहुत बढ़िया बात है। चलो, अब हमने यहां पर देख लिया कि एससी एसटी की सीटें कैसे आरक्षित होती हैं। तो भाई साहब, हमारी एससी एसटी की सीटें आरक्षित होती है जनसंख्या के आधार पर। कैसे होती है? जनसंख्या के आधार पर। ओबीसी की कितनी है? 21। पूरा आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी चाहे म्युनिसिपैलिटी है उसमें पूरा का पूरा आरक्षण 50% से ज्यादा का नहीं हो सकता। टोटल आरक्षण मिला के 50% का ही होना चाहिए। अब सुनो काम की बात। जितनी भी सीटें हैं म्युनिसिपैलिटी में, जैसे 100 सीटें हैं म्युनिसिपैलिटी में, 100 में से 60 तो आपने मान लो दे दी फॉर एग्जांपल जनरल को और 40% आरक्षित कर दी। अब ये 40% आरक्षित में से भाई साहब 20 महिलाएं होनी चाहिए। अगर 60 जनरल किया तो उसमें से 30 महिलाएं होनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि टोटल सीटों में से आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। आरक्षित होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वो बात ये लिखी हुई क्या भाई, आधी सीटें जो है टोटल सीटों में से वो किसके लिए रिजर्व होनी चाहिए भाई साहब? तो वो महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए। देखो, रिजर्व फॉर वुमेन। समझ गए? चलो भाई आगे चलते हैं। All the seats fixed for municipality, general as well as reserve shall be filled up by direct election from the wards। ये बात इन्होंने 2 बार क्लियर कर दी। अब अगर आप पेपर में गलत करिए तो मैं मुंडे पे मुक्का मारूंगा आपके कि अगर वो पूछ ले कि वार्डों में किस प्रकार का इलेक्शन होता है, डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है। पहले तो यहां बोल दी दोबारा नो पे और आगे यहां बोल दी थी बात। कहां बोली? ये रही डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो 2 बार अपने को बात बोल दी है कि भैया चुनाव हमारा कैसा होगा? डायरेक्ट इलेक्शन से होगा। म्युनिसिपैलिटी को वार्डों में बांटा जाएगा और वार्डों में बांटने के बाद ये व्यक्ति जो वहां के पार्षद का चुनाव लड़ेगा वो डायरेक्ट इलेक्शन से वहां पर चुनाव जीत के आएगा। कैसे आएगा? डायरेक्ट इलेक्शन से। अब यहां पर देखो एक्सप्लेनेशन में एक फ्रैक्शन बोला हुआ है, इसको नहीं पढ़ना। आपको क्या करना है? इसको नहीं पढ़ना, लेकिन समझना जरूर है। मैं समझा देता हूं कैसे। सीटों का फ्रैक्शन कि अगर मान लो कहीं पर 1/4 सीट आई है, 1.4 तो उसको 1 माना जाएगा। अगर 5 या 5 से ऊपर आई है तो उसको 2 माना जाएगा। नॉर्मल फ्रैक्शन का नियम, बस वही फ्रैक्शन का नियम यहां लगेगा कि आधे से कम है तो उसको 1 ही मानेंगे और आधे से ज्यादा तो उसको अगला नंबर ले लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, तो अपेक्षा करता हूं इतनी सारी बकवास जो अपने यहां पर करी है, जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको सारा समझ में आ गया होगा। मैंने इसके अंदर आपकी कोई कमी भी नहीं छोड़ी है ना। चलो अब आगे चलते हैं इस पे, टर्म ऑफ द ऑफिस पे आ जाओ। देखो भाई, अब यहां पर क्या बोला है? टर्म यानी कि कार्यकाल। टर्म का मतलब क्या होता है? कार्यकाल। टर्म का मतलब क्या है? कार्यकाल। इसमें बोला है कि एवरी म्युनिसिपैलिटी अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड, कि कोई भी चाहे म्युनिसिपैलिटी जब तक उसको बर्खास्त नहीं कर दिया जाता इस कानून के प्रावधानों के अंदर, वो 5 साल तक रहेगी जिस दिन उसकी पहली मीटिंग हुई थी। यह मत भूल जाना मेरे बाबाओं कि भी कार्यकाल कितना होगा साहब? कार्यकाल म्युनिसिपैलिटी का 5 साल का होगा। कितना होगा? 5 साल का होगा। और 5 साल कब से काउंट होंगे? पहली मीटिंग से। तो पहली मीटिंग से 5 साल तक हमारी म्युनिसिपैलिटी रहेगी। तो 5 साल तो कई लोग याद रखते हैं, ये वाली चीज भूल जाते हैं, डेट अपॉइंटेड। ठीक है, तो पहली मीटिंग से लेके 5 साल तक हमारी म्युनिसिपैलिटी का कार्यकाल रहेगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलो भाई, एक म्युनिसिपैलिटी जो बनाई जाती है डिसोल्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी के बाद, कि मान लो कोई म्युनिसिपैलिटी थी, उसका टर्म पूरा होने से पहले उसकी म्युनिसिपैलिटी की डिसोल्वेशन होगी, यानी कि उसको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, तो नई जो म्युनिसिपैलिटी बनेगी वो आने वाले समय तक चलेगी जितनी पहली वाली उन्होंने डिसॉल्व करी थी। ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी बताता हूं क्या कह रहा है ये। भाई देखो, हमने एक म्युनिसिपैलिटी बनाई जिस म्युनिसिपैलिटी का नाम था राम। यहां तक कोई दिक्कत? अब राम म्युनिसिपैलिटी का जो समय है वो 5 साल तक का है। कितना है? 5 साल तक का है। लेकिन राम नाम की जो म्युनिसिपैलिटी थी वो 5 साल से पहले 2.5 साल में क्या हो गई? बर्खास्त हो गई, यानी कि डिसॉल्व हो गई, बर्खास्त कर दिया इसको। अब नई म्युनिसिपैलिटी बनी शाम, राम की जगह। तो ये नई म्युनिसिपैलिटी शाम है ना, इसका मतलब ये नहीं वो 5 साल कटेगी ना साहब, ये राम का जितना बचा हुआ टाइम है, यानी कि
2.5 साल का बचा हुआ टाइम ही काटेगी। बस इतनी बात इसके अंदर बोली है कि एक म्युनिसिपैलिटी जो बनाई जाती है पहले वाली म्युनिसिपैलिटी के बर्खास्त होने के बाद, तो जब बर्खास्त होने के बाद उसको बनाया जाता है तो ऐसा नहीं हो 5 साल काटेगी, वो जितना पहली वाली का टाइम बचा हुआ था उतना ही इसका टाइम बचा हुआ है, उतना ही काट के फिर दोबारा से चुनाव होंगे, दोबारा से 5 साल की म्युनिसिपैलिटी आएगी। समझ गए? ठीक है जी। अब इसमें अपने को पहली मीटिंग बोल दिया, यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग से 5 साल काउंट करेंगे। तो इन्होंने बताया कि पहली मीटिंग का मतलब क्या होगा। पहली मीटिंग का मतलब होगा कि जो हमारी मीटिंग होती है इलेक्टेड मेंबर्स की इमीडिएटली आफ्टर द जनरल इलेक्शंस। ठीक है, तो पहली मीटिंग का मतलब क्या होगा, जनरल इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद सदस्यों की पहली मीटिंग। ठीक है जी, तो ये हमारा कार्यकाल के लिए रिलेटेड इसमें था। अपेक्षा करता हूं इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी आपका सजेशन हो, कुछ अच्छा चाहते हो, बुरा चाहते हो, मैं स्पीड को बढ़ाऊं या फिर मैं स्पीड को कम कर दूं, आप मेरे को प्लीज बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। मेरे साथ लगे रहिए और दोबारा वैकेंसी की अपडेट सुनिए तो सुन लो, जल्दी ही आने वाली है, लेकिन उसके तक कम से कम हमारा एक्ट तो पूरा हो, नहीं है क्या? तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चिल करिए। ओके, बाय।